नमस्कार सभी सम्मानित अभिभावकों, विद्वान अध्यापक मित्रों, परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मित्रों का हार्दिक स्वागत है। संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार हम आज आपको बताने वाले हैं। पहले हमेशा की तरह चलते हैं कक्षा शिक्षण की ओर। चलिए। नमस्कार, अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेदों के बारे में। इससे पहले में आपने जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं। मैंने सरल और सहज रूप से बताने का प्रयास किया है कि संज्ञा क्या है, संज्ञा को हम किस प्रकार से पहचानने का प्रयास करेंगे। यद्यपि संज्ञा के पदों को पहचानना मैं इसके बाद आपको अभी और सरल रूप से समझाऊंगा, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा एवं कक्षाओं की परीक्षा इसके आधार पर भी संज्ञा के भेदों को जानना पहले आवश्यक है। चलिए आइए जानते हैं संज्ञा के भेद। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक और नंबर 3 जो है वो है भाववाचक। जैसा कि शब्दों से स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक अर्थात जो व्यक्ति के नाम को बताएंगे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के नाम को बताएंगे। तो ये विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराने वाले शब्द वे संज्ञा शब्द। इसमें आप व्यवहारिक दृष्टि से और व्याकरणिक दृष्टि से ऐसा लिखेंगे, अगर कॉपी में आपको लिखना है वे संज्ञा शब्द। यहाँ पर आप संज्ञा क्योंकि आप जान चुके हैं तो आपको ये लिखना आवश्यक होगा। ये तो मैंने आपको सरल तरीके से बताने के लिए किया है ताकि इसमें कम में अच्छा आ जाए, ज्यादा आ जाए। लेकिन आप जब लिखेंगे कॉपी में, जहाँ छांटना है प्रतियोगी परीक्षा में उनके लिए तो ठीक है ये, लेकिन जहाँ हमको 6, 7, 8, 9, 10 में लिखना पड़ता है, चाहे कक्षा 6 हो या 5 में भी करना पड़ता है, 5, 6 में तो है ही, 7, 8, 9 और 10 में भी, तो वहां पर या स्नातक में आपको लिखना पड़े तो वहां पर आप लिखेंगे जिन शब्दों से, अर्थात कौन से शब्द, संज्ञा शब्द, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा बनेगी। इसकी परिभाषा महत्वपूर्ण होती है। जब हम अपनी पेन से लिख रहे होते हैं वहां पर परिभाषा का होना बहुत आवश्यक होता है। परिभाषा के साथ तब उदाहरण होता है, जैसे हमने यहाँ उदाहरण दिए हैं, राम, मोहन, हिमालय, रामायण, गंगा, कोई भी हो सकता है, गांधी, टैगोर, कुछ भी, यानी कि व्यक्ति विशेष, यानी किसी का भी नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, प्राणी का भी नाम हो सकता है। ये भी यहाँ पर हम रख सकते। कोई अपने कुत्ते का नाम रखता है, मोती रखता है, बंटी रखता है, या कुछ और बिल्ली का नाम रखते हैं, तो वो भी जो यहाँ पर नाम आएंगे वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। ये ध्यान लगाने की बात है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में यहाँ पर नाम का जब आता है, तो यदि किसी, हम भी प्राणी है एक प्रकार से, हम जो है सभ्य प्राणी है, तो ये हमारे नाम है। ऐसे अगर किसी ने अपने प्राणी का नाम रखा हो, गाय का नाम रखा हो या कुत्ते बिल्लियों का नाम, तो वो भी जो है यहाँ पर विशेष रूप से, इसलिए विशेष शब्द लिया गया है यहाँ पर, एक ध्यान दीजिएगा। तो विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम को हम, या उसके बोध कराने वाले शब्दों को हम वो कहेंगे। ऐसे ही जातिवाचक में बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर व्यक्ति या प्राणी की जाति का बोध होता है। ये यहाँ पर व्यक्ति की जाति अर्थात इस नस्ल के हैं ये, जैसे इतिहास में आप पढ़ते हैं अलग अलग नस्लों के, अलग अलग जातियों के लोगों ने आक्रमण किया देश पर करके, हूण जाति, ये जाति, वो जाति, मुगलों ने तो ये जाति यहाँ पर आता, वो वाला जाति है ये वाला जाति नहीं है। जिस जाति वर्ग का भेद हमारे यहाँ नौकरियों के लिए किया जाता है वो वाला जाति भेद नहीं है। ये वो वाला जाति भेद नहीं है, ये वर्ग है। अर्थात इसीलिए मैंने वर्ग भी लिखा है यहाँ पर। वर्ग मतलब विशेष समूह के लिए, विशेष उसके लिए, संगठन के लिए, या विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष व्यक्तियों के समूह के लिए, या प्राणियों के लिए, प्राणियों के समूह के लिए। जैसे महिलाओं का समूह है, औरतें, हमने कहा औरतें ऐसी होती हैं, ये उनका पुरुष ऐसे होते हैं, तो यहाँ पर ये जातिवाचक में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसका उदाहरण। जैसे देखिए गाय, सारी गाय बहुत सीधी होती है। ये प्रतियोगिता परीक्षा में आता है कि गाय बहुत सीधी होती है, या वह तो गाय है। तो जातिवाचक एक बार आया था प्रतियोगी परीक्षा में, क्या था, समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन है करके ले आया था किसी के लिए, कहीं पर समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन, तो कौन सा संज्ञा है करके कुछ आया था इस प्रकार का। ये तो वहां पर जाति का देखा जाता है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, तो वाक्य को ढंग से पढ़ना पड़ता है। वाक्य को पढ़ करके उसका अर्थ जो निकल रहा होता है उस आधार पर उसको हम
संज्ञा के भेद में बांटते हैं। तो जिन शब्दों से या जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या प्राणी की जाति अर्थात वर्ग का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, कबूतर, कक्षा, शहर, गुलाब, स्त्री, पुरुष आदि। ये गुलाब मतलब गुलाब कोमल होता है, तो गुलाब के फूल की जाति होगी कोमल होना। ये अब जातिवाचक संज्ञा में अन्य इसके समूह हैं, अन्य इसके वर्ग हैं। जैसे द्रव्यवाचक, द्रव्य माने वस्तु, यानी कि जो जिसको हम तोल नहीं सकते हैं एकदम से, या जो इकट्ठे रूप में भी जमा किया जा सकता है, जैसे रुपया, पैसा, घर, सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, शहद। ये द्रव्यवाचक, द्रव्य माने वस्तुवाचक। फिर है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक मतलब जिनका हम 1 किलो, 2 किलो, 1 दर्जन केले, जिनको हम गिन सकते हैं। फिर समूहवाचक, ये भी जातिवाचक में आता है। जैसे हमने यहाँ कक्षा लिखा है, कक्षा एक समूह है, अर्थात कक्षा 8 के विद्यार्थी तो अच्छे होते हैं। ये तो कक्षा 8 के विद्यार्थी अच्छे होते हैं का मतलब उनका समूह की बात कर रहे हैं हम। या हमने कहा कक्षा 10 के विद्यार्थी तो बोर्ड के विद्यार्थी होते हैं, परिषदीय परीक्षा के विद्यार्थी होते हैं। तो यहाँ हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, पूरे जाति की बात कर रहे हैं कक्षा 10 की, कि उनका बोर्ड होता है। ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर समूहवाचक में हमने ले रखा है, जैसे कक्षा, सेना, सभा, दल, संगठन, समूह आदि। ये जो आते हैं ये भी जातिवाचक में आते हैं। जातिवाचक के ये निम्न भेद हैं, अन्य भेद या उपभेद भी कह सकते हैं इनको हम। फिर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में किसी की भावनात्मक बातों का, जैसे अच्छे का भाव, बुरे का भाव, घृणा का भाव, सत्यता का भाव, ईमानदारी का भाव, कर्मशीलता का भाव, जो भी भाव होते हैं हमारे, जो बचपन, बुढ़ापा, बचपन का भाव, बचपन बड़ा अच्छा होता है। ये बुढ़ापा बड़ा आनंददायक होता है, रिटायरमेंट हो जाते हैं, अपने नाती पोतों के साथ खेलते हैं। तो बुढ़ापा शब्द वहां पर बुढ़ापा उम्र से नहीं है, बल्कि उसके बुढ़ापेपन से है। पन शब्द भी लग जाता है इसमें, जैसे बचपन, बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ापा लग रहा है। ऐसी क्रोध, सत्य, न्याय, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, ऊंचा नीचे का भाव भी। जैसे वो पर्वत बड़ा ऊंचा है, अर्थात वो अनुमान लगा रहा है कि वहां मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं, तो भाव है ऊंचाई का, कठिनाई का भाव। ये नीचा बहुत गहरा है, मैं नहीं जा पाऊंगा, नीचे का भाव की कठिनाई का भाव। तो इस प्रकार से ऊंचा, नीचा, पथरीला, इस प्रकार के जो भाव आएंगे वो भी जो है भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जिन शब्दों से किसी के गुण दोष, जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण दोष, भाव, व्यवहार, दशा आदि का बोध होता है, उन्हें जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोष 100 है यहाँ पर, दोष, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा के हमने आपको सरल रूप से बताने का प्रयास किया है। आशा है आपको पसंद आया होगा। प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं समझे हैं, पुनः इस वीडियो को आप दोबारा 1-2 बार देखें तो आपको समझ में आ जाए। कठिन कोई चीज नहीं होती है। यद्यपि संज्ञा लगती है सबसे सरल, सबको लगता है कि संज्ञा सरल है, लेकिन परीक्षा में जब आता है उस समय हाथ पांव फूल जाते हैं। कारण हम उसको इतना सरल समझ चुके होते हैं कि उसके सामान्य शब्दों का भी हम अर्थ नहीं कर पाते हैं। कि ये संज्ञा तो पता है, लेकिन कौन सी संज्ञा में गिनेंगे इसको, भाववाचक में गिनेंगे, जातिवाचक में गिनेंगे या व्यक्तिवाचक में। लगता कभी कभी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में तो ऐसा लगता है बिल्कुल व्यक्तिवाचक है जी, फिर लगा नहीं जी जातिवाचक है जी। तो वाक्य को पढ़ना इसके लिए है, वाक्य को पढ़ना ध्यानपूर्वक, उसका अर्थ ग्रहण करना। 2 चीजें होती हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए या अपने को तैयार रखने के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए। पहले तो खासकर प्रतियोगी परीक्षा में पहले शब्द को पढ़ना, वाक्य को पढ़ना, फिर उस वाक्य का अर्थ करना, अर्थ करने के बाद उसका भाव ग्रहण करना। यदि हम अर्थ ग्रहण के साथ साथ भाव ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए प्रश्न पत्र जो है बहुत सरल हो जाता है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे प्रतियोगी परीक्षा के मित्र ने हमसे कहा था, छात्र अध्यापक हैं, वह भी अध्यापक भी हैं, छात्र भी हैं, अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने हमसे कहा था संज्ञा के बारे में गुरुजी डाल दीजिए या हमें संज्ञा के भेद बता दीजिए। तो मैं व्हाट्सएप में तो उनको नहीं बता पाया उतना, तो हमने कहा चलो इसको बना देते हैं आप लोगों के लिए यूट्यूब में वीडियो, और आप सीखें। सरलता पूर्वक मेरा पढ़ाने का तरीका है। मैं हमेशा कक्षा में भी मेरा होता है सरल, सहज और शुद्धता, ये मेरा नियम है। तो मैं भी एक छात्र अध्यापक ही हूँ, आप जानते ही हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे को PhD की उपाधि मिली हुई है, और अभी जो है मैं MA
शिक्षा शास्त्र से कर रहा हूँ। शिक्षा शास्त्र से करने का भी मेरा उद्देश्य यही है कि शिक्षा की जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, जो हमारे शिक्षा में दर्शन का जो व्यवहार है, दर्शन की उपयोगिता है, उसको मैं और आत्मसात कर पाऊँ। बीएड में उतना नहीं कर पाए जितना हम, और मैं एमए की किताब पहले पढ़ रखी थी, एमए एजुकेशन की भी, एमएड की भी, लेकिन एक सर्टिफिकेट के रूप में पढ़ने का आनंद ही कुछ और है कि मुझे इससे कुछ मिलेगा, अर्थात मुझे एक इसका प्रमाण पत्र मिलेगा कि ये जो है स्नातक शिक्षा शास्त्री हैं या इन्होंने एमए शिक्षा शास्त्र कर रखा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं उन बारीकियों को समझूं। मैं अपने आप को अभी भी एक विद्यार्थी समझता हूं, एक छात्र समझता हूं। तो छात्र अध्यापक मेरे काफी मित्र हैं और मैं भी उनसे प्रेरणा लेता हूं, इसलिए मैं भी उनके साथ साथ पीछे से लगे रहता हूं अपने मित्रों के साथ। तो मैं जो है वहां पर देखना चाहता हूं कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार क्या क्या हो सकते हैं, नवीन मनोवैज्ञानिक आधारों में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, क्या क्या नए नए रिसर्च हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, शिक्षा में क्या क्या अनुसंधान हो रहे हैं, छात्रों को लेके क्या क्या अनुसंधान हो रहे हैं, सरकारें क्या अनुसंधान कर रही हैं, शिक्षा के क्या सोपान बढ़ रहे हैं। जैसे ऑनलाइन का आया, कोरोना की वजह से ऑनलाइन शिक्षण का एक नया ही कार्यक्रम चल पड़ा, एक नया पैटर्न चल पड़ा, एक नया अध्याय चल पड़ा। और जैसे यूसेट है और हैं हमारे इनसेट से हैं, दूरदर्शन में हैं, एमएचआरडी के हैं, विद्या के हैं, अन्य हमारे ज्ञान दर्शन के हैं। तो इन चीजों को समझने का अवसर मिलता है। और दूसरा मनोवैज्ञानिक आधार के मैंने आपको बताया, फिर सांख्यिकीय आधार की गुणात्मक रूप से आंकड़ों के रूप में हम कहाँ पर हैं, हमारे विद्यार्थी कहाँ पर हैं, हमारे विद्यार्थी कितना अनुसंधान के योग्य हैं, हमारे विद्यार्थी की जो समस्या है वो क्या वास्तव में अनुसंधान के योग्य है या नहीं है। एक्शन रिसर्च हम क्रियात्मक शोध कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस भाव को जानने के लिए। और शिक्षा में जो तकनीकी सुधार हो रहे हैं दिन पर दिन, तकनीकी, एक जमाना था जब मौखिक बोला जाता था, बाद में पुस्तकें छपी तो पुस्तकों का आ जाए, फिर श्यामपट और हरित पट, श्वेत पट, आज ओवरहेड प्रोजेक्टर, आज प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, बहुत सारे ऐसे उपकरण हो चुके हैं। एक जमाना था केवल संकेतों को पढ़ाया जाता था, 2 वे सिस्टम होता था, बस मैंने बोला आपने सुना, आपने सुना बोला मैंने सुना। आज 2 वे सिस्टम नहीं है एजुकेशन। अब एजुकेशन जो है 3 वे 4 वे, जैसे 3G 4G 5G कहते हैं हम, ऐसी शिक्षा के भी आज बहुत सारे ऐसे सोपान आ गए हैं जिससे हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं और प्रसार कर सकते हैं। तो मेरा एमए जो शिक्षा शास्त्र करने का था, मुख्य उद्देश्य यही था। मैं अपने सारे मित्रों का अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उनकी प्रेरणा से मैं जो कुछ भी कर पाता हूँ ये सब मेरे को दिखाई देता है आप लोगों के रूप में, जब आप कहीं सफल हो जाते हैं। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। नमस्कार।